तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एंड सॉरी यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। एंड बाकी नोट्स आप लोग को वेबसाइट पर मिल जाएगी imperfectpharmacy.in, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्युबिलिटी के ऊपर ही आ जाता है। तो देखिए, सॉल्युबिलिटी बहुत सिंपल सा टर्म है। सॉल्युबिलिटी का मतलब सिंपल सी बात है, आप लोग कभी भी कुछ भी जब डिजॉल्व करते हो किसी लिक्विड में, जैसे कि हमारा मान लीजिए आप लोगों ने नमक का सॉल्ट वाटर सोल्यूशन हो गया, ठीक है, या फिर चीनी डिजॉल्व करते हो, कुछ भी आप लोग जैसे कुछ भी डिजॉल्व करते हो, वही होता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कि कोई चीज़ कितने अच्छे से डिजॉल्व हो जा रही है किसी सोल्यूशन में। अब यहाँ पे देखिए इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या आ जाती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज डिफाइंड एज सॉल्युबिलिटी। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहना चाहते हैं कि मान लीजिए आप लोग जो है मान लीजिए आप लोग मानते हैं कि आप लोग नमक और पानी का सोल्यूशन बना रहे हो, ठीक है, तो सॉल्ट आप लोग मान लीजिए इसमें मिक्स कर रहे हो, और मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 100 ml वाटर है। तो 100 ml वाटर में कितना मैक्सिमम सॉल्ट इसमें जो है आप मिक्स कर सकते हो कि हमारा जो है एक होमोजेनस सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है। तो वही हो जाती है सॉल्युबिलिटी, मतलब कि 100 ml वाटर में कितना ज़्यादा सॉल्ट आप लोग मिक्स कर सकते हो, वही हो जाती है इसकी सॉल्युबिलिटी। की सॉल्युबिलिटी इसकी सॉल्ट के लिए कितनी है, इसका मतलब कि कितना ज़्यादा सॉल्ट। मान लीजिए मानते हैं कि आप लोग जो है 4 टीस्पून आप लोग जो है सॉल्ट इसमें मिक्स कर रहे हो, तो मिक्स हो गया। लेकिन जैसे ही 5वां चम्मच आप लोग डाल रहे हो तो वो उतना अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है ना, अलग अलग दिख रहा है। तो यहाँ पे फिर इसका मतलब है कि इसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे कितनी है, 4 टीस्पून, है ना। तो वही चीज़ हो जाती है, बाकी कुछ खास नहीं है। और देखिए सिंपल बिल्कुल जो सॉल्युबिलिटी है सेम हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन भी हो जाता है। सैचुरेटेड का सोल्यूशन की भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। इसी को आप सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हो, इसी को आप सैचुरेटेड सोल्यूशन भी बोल सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि एक गिवन टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक सॉल्यूट में डिजॉल्व किया जा सकता है, वही हो जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। देखिए सेम वही चीज़ है कि मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन सॉल्युबिलिटी सेम ही टर्म हो जाता है, कि इसका मतलब यही है कि 100 ml वाटर अपने अंदर कितना मैक्सिमम सॉल्ट डिजॉल्व कर सकता है, वो हो जाता है सैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे मान लीजिए डिजॉल्व तो ये 4 चम्मच कर सकता है, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ 2 चम्मच ही डाला, ठीक है, तो अभी भी ये 2 चम्मच और कर सकता है। अनसैचुरेटेड मतलब कि ये हमारा लेस कंटेंट लेस देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व, यानी कि इसकी कैपेबिलिटी तो 4 चम्मच डिजॉल्व करने की, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ 2 ही डाला है, तो कम डाला है। जितनी इसकी कैपेबिलिटी है उससे कम अगर आप लोगों ने सॉल्यूट डाला है तो वो हो जाता है अनसैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड का मतलब हो जाता है कि इसकी कैपेबिलिटी तो हमारी 4 चम्मच है, लेकिन अब आप लोगों ने इसमें डाल दिया 6 चम्मच, ठीक है। तो अब 6 चम्मच आप लोगों ने जब सॉल्ट इसमें डाला तो नॉर्मली तो डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग इसको हीट दे दो, ठीक है, तो आप लोग को पता है हीट देने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे किसी सोल्यूशन को गिवन टेम्परेचर से ज़्यादा, मतलब ठीक है, अ सोल्यूशन विच कंटेन्स मोर देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि देखिए मान लीजिए कि मान लेते हैं कि एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे ये सिर्फ जो है कह सकते हो कि सिर्फ 4 चम्मच ही डिजॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसका टेम्परेचर बढ़ा के मान लीजिए 60 डिग्री 70 डिग्री कर दिया, तो अब यहाँ पे ये 6 चम्मच भी डिजॉल्व कर लेगा, तो वो हो जाता है सुपर सैचुरेटेड। यानी कि गिवन टेम्परेचर पे तो ये कम ही कर सकता है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा भी कर लेगा, तो वो हो जाता है हमारे यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड, है ना। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन, देखिए मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक हमारा सोल्यूशन है और इसमें मान लीजिए हमारे कोई 2 कंपोनेंट डिजॉल्व है, ए और बी, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि ए का मोल हमारा 5 है, ठीक है, और बी के हमारे 10 मोल इस सोल्यूशन में डिजॉल्व हैं। तो मतलब देखिए कुल मिला के बना ये दोनों ये जो हमारा सोल्यूशन है ये ए और बी से मिलके ही बना है। अब ए केस में 5 मोल है, बी केस में 10 मोल है। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, मान लीजिए अब हमें मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है, तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले तो ऊपर हम लोग ए के मोल्स रखते हैं, ठीक है, और नीचे हम लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं जो कि इस सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इस सोल्यूशन में कितना ए और बी प्रेजेंट है, और टोटल कितना हो जाएगा, ए के 5 मोल है, बी के 10 मोल है, तो टोटल हो जाएगा 15। यानी कि देखिए अगर हमें एक्स ए मतलब कि इस ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो हो जाएगा 5/15 इज इक्वल टू 0.33, ठीक है। तो ये हो जाता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, यानी कि जिसका निकालना है उसका और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यानी कि टोटल कितने मोल है, तो टोटल हमारे 15 है, और मान लीजिए ए का निकालना है तो 5। अब वहीं अगर बी का निकालना हो तो यहाँ पे 10/15 हो जाएगा। तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो।
और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें अपने आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आइडियल और नॉन आइडियल बहुत सिंपल है, इसमें डिटेल में जानना है तो पूरा लेक्चर अपलोड है बहुत डिटेल में, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो रॉल्स लॉ आप लोग देख सकते हो, काफ़ी डिटेल टॉपिक है। तो अगर कोई सोल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है ऑल कंसंट्रेशन और ऑल टेम्परेचर पे, तो वो हमारा आइडियल हो जाता है, और अगर कोई नहीं कर रहा है तो हमारा नॉन आइडियल हो जाता है। और नॉन आइडियल में क्या होता है कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, वो हमारा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स के इक्वल नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए ए का मतलब मान लीजिए वॉल्यूम 100 ml है, ठीक है, और बी का वॉल्यूम मान लीजिए हमारा 50 ml है। तो अब हम लोग क्या होगा कि जब हम लोग यहाँ पे ए और बी को मिलाएंगे ना, तो अब इसका वॉल्यूम 150 ml नहीं होगा, ठीक है, या तो इससे ज़्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, वो डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी हमारा मतलब ये कहने का मतलब ये है कि नॉन आइडियल में हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट के बराबर नहीं होता है। और सॉल्वेशन और एसोसिएशन की बात करें तो सॉल्वेशन देखिए क्या होता है। देखिए सॉल्वेशन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई सोल्यूट है, जब हम लोग यहाँ पे उसको सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब अपना सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्ट सोल्यूट हो गया। अच्छा सोल्यूट सॉल्वेंट तो आप लोग समझ रहे होंगे ना, सोल्यूट मतलब जो कम अमाउंट में होता है, सोल्यूट सॉल्वेंट मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो इसमें होता क्या है कि जब सॉल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो होता क्या है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है ना, ये इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है, और हमारा एक सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, फाइनली हमें यहाँ पे कह सकते हो सॉल्युबिलिटी देखने को मिलती है, यानी फाइनली ये सॉल्युबल हो जाता है। तो सॉल्वेशन का मतलब ये होता है कि प्रोसेज ऑफ मतलब मेकिंग अ सोल्यूट सॉल्युबल, ठीक है, तो वही हो जाता है। सॉल्वेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच लीड्स टू स्टेबलाइजेशन ऑफ सोल्यूट स्पीसीज इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जब भी हम लोग सोल्यूट सॉल्वेंट को मिलाते हैं, तो जब ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद क्या होता है, जैसे नमक और पानी को आप लोग मिलाते हैं तो मिलने के बाद ऐसा तो होता नहीं कि हमें नमक अलग दिख रहा है पानी अलग दिख रहा है, सब एक जैसा दिखने लगता है। तो वो क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाते हैं एक दूसरे में, तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक होमोजेनस सोल्यूशन, है ना। तो वही चीज़ हो जाती है हमारे यहाँ पे सॉल्वेशन। एसोसिएशन का क्या मतलब है, एसोसिएशन देखिए एसोसिएशन भी सॉल्वेशन जैसा ही है, बस एसोसिएशन में की बात हम लोग यहाँ पे उस केस में करते हैं जो डिसोशिएट होते हैं। जैसे NaCl आपको पता है Na प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट हो जाता है। तो अब क्या होगा कि अब इस NaCl को ये NaCl मान लीजिए हम लोगों ने डिजॉल्व किया, तो अब इसको क्या होगा, इसको हमारा ऐसा नहीं होगा कि इस पूरे NaCl को हमारा मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व करेंगे सॉल्वेंट के, बल्कि Na अलग हो जाएगा Cl अलग हो जाएगा, तो Na को अलग से डिजॉल्व करेंगे Cl को अलग से डिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है एसोसिएशन, बाकी कुछ खास नहीं है। और बात करें हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के बारे में, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो लिक्विड है, ठीक है, एक हमारा A हो गया एक हमारा B हो गया, और ये दोनों क्या है कि एक दूसरे में मतलब पार्शियली मिक्सेबल है, यानी कि देखिए मिक्स तो हो जा रहे हैं, लेकिन मिक्स होने के बाद क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में आप लोग मिक्स करो तो मिक्स हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जो है एक अलग अलग लेयर फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा पार्शियली मिक्सेबल होते हैं। बहुत ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल मिक्स ही नहीं होते, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। लेकिन क्या होगी, इसी पार्शियली मिक्सेबल सोल्यूशन को अगर मान लीजिए हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो पार्शियली मिक्सेबल सोल्यूशन है, ये हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे या फिर हो सकता है कि टेम्परेचर कम करने पे ये जो पार्शियली मिक्सेबल है ये कंप्लीटली मिक्सेबल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर हमारा कोई ऐसा सोल्यूशन है जो कि पार्शियली मिक्सेबल है और टेम्परेचर कम या ज़्यादा है, देखिए वो डिपेंड करता है, हो सकता है कुछ ऐसे सोल्यूशन होंगे जो टेम्परेचर बढ़ाने पे मिक्सेबल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कम करने पे होंगे। तो अगर किसी भी कंडीशन पे अगर ये मिक्सेबल कंप्लीटली मिक्सेबल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो देखिए तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, यानी कि हमारा क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिसपे या तो जिसको बढ़ाने पे या कम करने पे हमारा दो पार्शियली मिक्सेबल सोल्यूशन मिक्सेबल हो जाते हैं। अब ये भी देखिए दो टाइप के होते हैं, एक होता है अपर CST, एक होता है लोअर CST। देखिए अपर CST का मतलब है कि मान लीजिए ये जो सोल्यूशन है, ठीक है, अब मान लीजिए कि ये ऐसा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मिक्सेबल हो रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि स्टार्टिंग में मान लीजिए कि हमारा ये दोनों एक नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस पे है, मेंटेन है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस किया, ठीक है। अब 100 डिग्री सेल्सियस करने तक भी क्या हो रहा है कि ये दोनों मिक्सेबल नहीं हो रहे हैं, लेकिन 100 से जैसे ही हम लोगों ने 101 डिग्री सेल्सियस किया, ठीक है, वैसे ही हम लोगों ने क्या देखा, ये दोनों मिक्सेबल हो गए। तो अपर CST हमारा वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जाने पे ये दोनों मिक्सेबल हो जाते हैं। देखिए अपर CST पे नहीं होते, ये चीज़ समझिएगा, अपर CST पे हमारा मिक्सेबल नहीं होंगे, लेकिन अपर CST के जस्ट ऊपर जाने पे ये दोनों मिक्सेबल हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा अपर CST। और मान लीजिए कोई ऐसा है जो कि टेम्परेचर कम करने पे मिक्सेबल हो रहा है, तो लोअर CST। लोअर CST का मतलब कि मान लीजिए अब ये 25 डिग्री पे थे, लेकिन हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा के कम करके कर दिया 10 डिग्री, ठीक है, तो 10 डिग्री करने तक भी ये मिक्स नहीं हुए, लेकिन जैसे ही 10 से हम लोगों ने 9 किया तो 9 करने पे मिक्स हो गए, यानी कि 10 डिग्री हमारा वो लोअर CST हो जाएगा, जिसके तुरंत नीचे जाने पर हमारे ये दोनों क्या होंगे, मिक्सेबल हो जा रहे हैं। तो ये हो जाता है अपर CST लोअर CST। और बाकी हमारे दो और टर्म आ जाते हैं, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी।
तो मोलैरिटी देखिए बहुत सिंपल है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व, यानी कि मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट के, वह हो जाता है मोलैरिटी। इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। और नॉर्मेलिटी हो जाता है कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हमारा डिजॉल्व है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में, वो हो जाता है नॉर्मेलिटी। बाकी थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को देखना है तो कंसंट्रेशन वाला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे डिटेल में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। और डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन तो बहुत सिंपल है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। डिफ्यूजन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर भी लिया है इतने दिनों में। तो देखिए डिफ्यूजन का मतलब सिंपल सी बात है कि जब भी मान लीजिए ये हमारा जो है एक कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें एक तरफ मान लीजिए हमारा जो सोल्यूट है, ठीक है, इसकी बहुत हाई कंसंट्रेशन है और दूसरी तरफ बहुत लो है। तो क्या होगा कि देखिए हाई से लो की तरफ अपने आप मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। एंड डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतनी उतनी ज़्यादा अच्छे से मूवमेंट होगी। यानी कि इधर जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, इधर जितने कम होंगे, उतना तेज़ी से होगा। और धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे हमारा मूवमेंट होता रहेगा तो एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मूवमेंट हमारा बिल्कुल कम हो जाएगा। तो डिफ्यूजन हमारा वही होता है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखिए क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मतलब देखिए मान लीजिए कि एक हमारा एक्स, मान लीजिए कोई हमारा सोल्यूट है, ठीक है, और हम लोगों ने इसको ऐसे सोल्यूशन में मिक्स किया है जो कि मान लीजिए ये हमारा वाटर है, ठीक है, ये हमारा वाटर है और ये हमारा ऑयल है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको वाटर और ऑयल के मिक्सचर में मान लीजिए हम लोगों ने मिक्स किया। तो अब ये एक्स मान लीजिए जैसे हमारा आपको पता है लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि देखिए जो जिस नेचर का होता है उसी नेचर में जाके डिजॉल्व होता है। तो अगर मान लीजिए एक्स हमारा वाटरी नेचर का होगा, ठीक है, तो वो वाटर में जाके अच्छे से डिजॉल्व होगा। और अगर वो हमारा ऑयली नेचर का होगा तो वो ऑयल में अच्छे से जाके डिजॉल्व होगा। तो वो किस में कितना ज़्यादा डिजॉल्व हो रहा है जब हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें हमारा जो है कि मान लीजिए एक्स है, ठीक है, उसको हम लोगों ने दो इमिसिबल सॉल्वेंट ए और बी में डिजॉल्व किया। तो वो किस में मतलब ए में कितना डिजॉल्व हो रहा है उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है, और बी में कितना हो रहा है उसको नीचे रख के हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, आप लोग यहाँ पे लेक्चर अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए हमारी सॉल्युबिलिटी में कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स आ जाते हैं, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे एक आ जाता है वेरी सॉल्युबल, यानी कि इसमें लेस देन 1 पार्ट, ठीक है। फ्रीली सॉल्युबल यानी कि देखिए लेस देन 1 पार्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए 100 ml मान लीजिए हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो 100 ml सॉल्वेंट में अगर जो है सॉरी वेरी सॉल्युबल का मतलब है कि मान लीजिए हमारा सॉल्यूट है, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूट है, ठीक है। और अगर मान लीजिए इस सॉल्यूट को जैसे सॉल्यूट जाके सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, तो वेरी सॉल्युबल का मतलब है कि जो सॉल्यूट है इसको डिजॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट के एक से भी कम मॉलिक्यूल लग रहे हैं। आप समझिए हम लोगों ने अभी क्या देखा था सॉल्यूशन में कि एक सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लगते हैं। तो देखिए जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के लग रहे हैं उतना कम सॉल्युबल है, मतलब वो उतना अच्छा सॉल्युबल नहीं है। और जितना ज़्यादा कम लग रहे हैं इसका मतलब वो उतनी अच्छे से सॉल्युबल है। देखिए अगर मान लीजिए कोई हमारा सॉलिड मॉलिक्यूल है उसको डिजॉल्व करने के सॉल्वेंट के एक से भी कम पार्ट लग रहे हैं तो वो हमारा वेरी सॉल्युबल हो जा रहा है। फ्रीली सॉल्युबल की लेस देन 1 यानी कि देखिए 1 से 10 पार्ट लग रहे हैं, यानी कि मान लीजिए हमारा सॉलिड है तो इसको डिजॉल्व करने के लिए लगभग जो है 1 से 10 पार्ट लग रहे हैं। और उसके बाद सॉल्युबल मतलब कि 10 से 30 है ना, स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब 30 से 100, ठीक है, और स्लाइटली मतलब 100 से 1000, ठीक है, 100 से 1000, और वेरी स्लाइटली सॉल्युबल मतलब 1000 से 10000, और पार्शली इनसॉल्युबल प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, ठीक है, पार्शली नहीं है प्रैक्टिकली है, सॉरी ये प्रैक्टिकली आप लोग देख लीजिएगा। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल मतलब कि इसको डिजॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट के 10,000 से भी ज़्यादा पार्ट लग रहे हैं, यानी कि ये लगभग डिजॉल्व होगा ही नहीं। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे अलग अलग टर्म्स। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने यूनिट 2 के 2 मार्क्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन देखिए सिंपल सी बात है कि जब भी हमारा कोई सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। जैसे जनरली क्या होता है कि मान लीजिए आइस है, ठीक है, हमारा बर्फ़ होता है, तो वो क्या होता है अगर मान लीजिए हमें बर्फ़ को गैस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले वो वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर वाटर में कन्वर्ट होने के बाद हम लोग यहाँ पे उसको बॉयल करेंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो जनरली मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस के साथ यही होता है कि अगर हमें उनको गैस में कन्वर्ट करना है सॉलिड से तो पहले हमें उसको लिक्विड बनाना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो हमारा हो जाता है सब्लिमेशन प्रोसेस। जैसे कि सिंपल सी बात है, जो हमारी कैम्फर होता है, कपूर होता है, हमारी अगरबत्तियाँ वगैरह होती हैं, तो वो डायरेक्टली क्या होता है सॉलिड से हमारी गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। डिपोजिशन की बात करें तो जब भी हम लोग यहाँ पे गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, बिना लिक्विड में
कन्वर्ट हुए तो उसको हम लोग यहाँ पे डिपोजिशन बोलते, जस्ट उल्टा होता है सब्लिमेशन का। लेटेंट हीट हमारा क्या होता है, देखिए लेटेंट हीट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आप लोग वाटर है, ठीक है, वाटर को आप लोगों ने बॉयल करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो मतलब देखिए पहले क्या होता है, जैसे वाटर को आप लोगों ने बॉयल करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे मान लीजिए पहले 50 डिग्री सेल्सियस है, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 100 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे मतलब देखिए जैसे जैसे मतलब क्या होगा कि वाटर को आप लोग बॉयल करना स्टार्ट करते हो तो वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे सबसे पहले वाटर का टेम्परेचर आप लोग मेजर करोगे तो 50, ठीक है, फिर 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है, तो 100 क्या होगा। अच्छा आप लोग यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग हीट तो कंटिन्यू दे रहे हो, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप लोग हीट दोगे भी तो आप लोग देखोगे कि इसका टेम्परेचर यहाँ पे 110 नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद क्या होता है, वाटर हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। और बॉयल होने के बाद क्या होता है, जो वाटर है वो यहाँ पे वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कह सकते हो वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म है, ठीक है, और वेपर क्या है, गैस फॉर्म है। यानी कि देखिए 100 डिग्री सेल्सियस के बाद हम लोग जो हीट दे रहे हैं वो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय इसका फॉर्म चेंज करने में यूज हो जा रही है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब कि छुपी हुई ऊष्मा, यानी कि इसमें गुप्त ऊष्मा। इसमें इसका मतलब क्या होता है कि जैसे 100 डिग्री सेल्सियस के बाद हम लोग हीट तो दे रहे हैं लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसको लेटेंट हीट बोल दिया गया। यानी कि देखिए 100 डिग्री के बाद हीट टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये फेस चेंज करने में चली जा रही है, इसी वजह से इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए हमें लगता है कि हीट जा तो रही है लेकिन यूज नहीं हो रही, जबकि वो यूज होती है, लेकिन यूज कहाँ होती है, फॉर्म चेंज करने में। तो वही चीज़ हो जाता है कि हमारा यहाँ पे फेस चेंज में जो हीट एब्जॉर्ब होती है उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। और अगर हम लोग बात करें वेपर प्रेशर के बारे में, तो मान लीजिए कि हम लोगों ने एक लिक्विड है, ठीक है, और इसको हम लोगों ने क्लोज कंटेनर में रखा है, ए हमारा ये लिक्विड है। और ये लिक्विड क्या होगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए इसके कुछ वेपर्स हमारा बनना स्टार्ट हुए इस क्लोज कंटेनर में, और ये वेपर्स बनने के बाद इसकी इस मतलब कह सकते हो कंटेनर की वॉल पे जो प्रेशर लगा रहे होंगे उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये हमारा वेपर प्रेशर बताता है कि जो लिक्विड है वो कितनी इजीली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी का वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है इसका मतलब वो बहुत जल्दी इवापोरेट हो सकता है, जैसे कि हमारा पेट्रोल वगैरह होते हैं उनका वेपर प्रेशर हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है। और उसके बाद देखिए हमारा आइडियल गैस इक्वेशन आ जाता है। तो इसका सिंपल सा है, PV = nRT, आप लोगों ने सुन नहीं रखा होगा। P मतलब प्रेशर हो गया, V मतलब वॉल्यूम हो गया, R हमारा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, N हमारा नंबर ऑफ मोल्स हो गया, T हमारा टेम्परेचर हो गया। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। एरोसॉल मतलब कि जो हमारे परफ्यूम वगैरह के कंटेनर्स आते हैं आप लोगों ने देखे ही होंगे, ठीक है, तो एरोसॉल्स हम लोग उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। जब हमारी प्रेशराइज्ड गैस हमारी किसी कंटेनर में पैक होती है उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एरोसॉल। और 7 हमारा आता है लिक्विड कॉम्प्लेक्सेज, ठीक है। तो देखिए लिक्विड कॉम्प्लेक्सेज कुछ खास चीज़ नहीं है। जैसे लिक्विड कॉम्प्लेक्सेज का मतलब है कि मान लीजिए कोई हमारा लिक्विड है, ठीक है, और उस लिक्विड में मान लीजिए अगर हमारे जो है कह सकते हो कुछ सॉल्यूट के भी, मतलब कि उस लिक्विड में हमारे कुछ गैस या फिर कुछ अलग से भी, जैसे देखिए लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारी, अच्छा देखिए लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस का मतलब सिर्फ लिक्विड से नहीं होता है, हमारा कोई लिक्विड भी हो सकता है, कोई गैस भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी लिक्विड या किसी गैस में कुछ अलग से भी हमारा मान लीजिए कोई दूसरा गैस मिक्स है, या फिर इस गैस में कोई सॉलिड मिक्स है, या फिर इस गैस में कोई लिक्विड मिक्स है, या फिर इस गैस में इस लिक्विड में कोई दूसरा लिक्विड मिक्स है, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं लिक्विड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब कि आप समझ रहे हो, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर है ना। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे। जैसे सस्पेंशन में क्या होता है, हमारा जो हमारा लिक्विड होता है उसमें क्या मिक्स होता है, हमारा सॉलिड मिक्स होता है, यानी लिक्विड सॉलिड का कॉम्प्लेक्स हो गया सस्पेंशन। उसके बाद लिक्विड लिक्विड का कॉम्प्लेक्स हो गया इमल्सन, ठीक है। उसके बाद लिक्विड गैस का कॉम्प्लेक्स हो गया हमारे यहाँ पे फोम हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ खास नहीं है ना। लिक्विड कॉम्प्लेक्स आर बेसिकली द गैसेज और लिक्विड दैट कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ अदर सब्सटेंस, जिसमें अदर सब्सटेंस भी हमारे डिस्पर्स्ड होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, देखिए लिक्विड क्रिस्टल देखिए ये हमारी स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसके अंदर हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टी होती है। देखिए इसमें मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे देखिए जब भी क्या होता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको कह सकते हो हीट करते हैं, है ना। हीट करने से हमारा सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए होता क्या है कि सॉलिड लिक्विड से कन्वर्ट तो हो जाता है, लेकिन उसी के बीच में एक फेस आती है लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। तो यानी देखिए जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो कन्वर्ट होने के बीच की जो एक फेस होती है उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल, यानी कि हमारे बीच की स्टेट होती है। और इसके अंदर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, निमेटिक सिमेटिक, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग बस नाम याद कर लीजिए, इतना काफ़ी है 2 मार्क्स के हिसाब से। और ग्लासी स्टेट की बात करें तो देखिए ग्लासी स्टेट मतलब जो ग्लास आप लोग देखते हो, तो ग्लास कैसे बनता है, तो ग्लासी स्टेट को हम लोग सबसे पहले बार सुपर कोल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। और ये बनता कैसे है, देखिए जो हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है, तो हमारे सॉलिड दो टाइप के होते हैं, एक हमारा एमॉर्फस होता है, क्रिस्टलाइन होता है।
तो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो हम लोग यहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर पे पहली बार मेल्ट करते हैं और उसके बाद तुरंत उनको कूल कर लेते हैं, ठीक है, उनको नेचुरली नहीं कूल होने, बल्कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट किया और उसके बाद तुरंत उसको कूल कर लिया, रैपिड कूलिंग करते हैं, तो वो हमारा ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए करते तो हम लोग ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ है, लेकिन जो एट लास्ट में जो ग्लास हमें मिलता है ना, तो ये ग्लास हमारा एमॉर्फस नेचर का हो जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड आप लोग समझ जाओगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ये हमारा बहुत ही एक रेगुलर अरेंजमेंट हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, और एमॉर्फस में क्या होता है, एक बहुत ही इरेगुलर अरेंजमेंट होता है ना। तो इसमें क्रिस्टलाइन हमारा रेगुलर हो गया, एमॉर्फस में इरेगुलर हो गया। क्रिस्टलाइन में देखिए लॉन्ग ऑर्डर, यानी कि देखिए जहाँ तक भी आप लोग जाओगे बिल्कुल सेम ऑर्डर देखेगा, जबकि क्रिस्टलाइन में क्या होगा कि हमारा जो है ऑर्डर हमें थोड़ी दूर जाने पे ही थोड़ा सा गड़बड़ देखने को मिल जाता है, यानी कि शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। और देखिए इसको हम लोग यहाँ पे ट्रू सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये एक्चुअल सॉलिड होते हैं। एमॉर्फस हमारे क्या होते हैं, सीडो सॉलिड्स या फिर सुपर कोल्ड लिक्विड्स, या फिर हम लोग इनको जो भी मतलब इनको हम लोग यहाँ पे जैसे हमारा ग्लासी स्टेट हो गया, ये भी हमारा एक टाइप का एमॉर्फस सॉलिड होता है। उसके बाद देखिए इनका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे बहुत ही शार्प होता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग रेंज, देखिए शार्प लॉन्ग रेंज का मतलब है, मान लीजिए ये हमारा एक सॉलिड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री है ना, तो ये लगभग 100 डिग्री पे ही मेल्ट होना चालू भी हो जाएगा। या अगर बहुत ज़्यादा अगर हमें देखने को भी मिलेगा तो हो सकता है कि 101 पे मेल्ट हो, या फिर हो सकता है 99 पे ही हो, लेकिन बस इतना ही, यानी कि देखिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट का रेंज है वो लगभग बस 101 से 99 के बीच में ही होगा, है ना। अगर 100 है तो ऐसा नहीं है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट फिर 100 डिग्री 110 पे चला जाएगा, लेकिन ये जो हमारे एमॉर्फस होते हैं, मान लीजिए इसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हो सकता है 100 की बजाय 90 पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, या फिर हो सकता है 100 की बजाय 110 पे मेल्ट हो, यानी इसमें हमें लॉन्ग रेंज देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए ये हमारे प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब कि इसको हम लोग दबा नहीं सकते। जैसे मान लीजिए ये है, इसको हम लोग यहाँ पे पेन को हम लोग यहाँ पे कंप्रेस नहीं कर सकते, तो ये हमारा एक टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और वही रबर होता है, रबर को हम लोग यहाँ पे कंप्रेस कर सकते हैं, तो वो हमारा एक टाइप का एमॉर्फस सॉलिड होता है। उसके बाद ये हाई रिजिड मतलब कि कठोर होते हैं ना, तो ये देखिए ये कितना रिजिड है, जबकि रबर हमारे क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लेस रिजिड होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया सॉल्ट, आयरन, गोल्ड, इसका एग्जाम्पल हो गया ग्लास, रबर, वैक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखिए पॉलीमॉर्फिज्म भी बहुत सिंपल सा टर्म है, जैसे कोई सॉलिड है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो अगर डिफरेंट हो जा रहा है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि एक ही सब्सटेंस के दो अलग अलग फॉर्म देखने को मिल रहे, पॉली है ना, अलग अलग फॉर्म। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसका मतलब जैसे हमारा कार्बन है, तो कार्बन ही हमारा डायमंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और कार्बन ही हमारा ग्रेफाइट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। होता दोनों में कार्बन है, लेकिन दोनों की अपीयरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी चेंज हो जाती हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इनको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इस फिनोमिना को, और जो होते हैं उनको हम लोग पॉलीमॉर्फ बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देखिए बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए हमारी लाइट है, ठीक है, तो लाइट की जैसे जिस सब्सटेंस का हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, तो उस सब्सटेंस में लाइट कितनी स्पीड से जा रही है, और उसी चीज़ को हम लोग जब यहाँ पे वैक्यूम से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वैक्यूम में लाइट की कितनी स्पीड है, और उस सब्सटेंस जिसका हम लोग निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें लाइट की कितनी स्पीड है, जब उसको हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो उसको इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायपोल मोमेंट की बात करें तो डायपोल मोमेंट देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए देखिए डायपोल मोमेंट, मान लीजिए ये हमारे दो चार्ज हैं, ठीक है, एक हमारा देखिए दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड हमारा दोनों का क्यू ही है, लेकिन एक हमारा पॉजिटिव एक हमारा नेगेटिव है, और इन दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए जो इनका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और जो इनका डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में, इनको जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही हमारा हो जाता है डायपोल मोमेंट। यानी कि देखिए डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस को हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो मिलता है वही हो जाता है हमारे यहाँ पे डायपोल मोमेंट। और ये हमारा नेट पोलैरिटी, ठीक है, तो मतलब जो हमारे सबसे पहली बात, ये हमारा पोलर सब्सटेंस के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है, तो जो हमारे पोलर होते हैं उनकी नेट पोलैरिटी किस तरफ है उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा आप लोग को पोलर वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप लोग बस इतना जान लीजिए काफ़ी है। और इसको हम लोग यहाँ पे म्यू से डिनोट करते हैं, जहाँ पे म्यू हमारा डायपोल मोमेंट हो गया, क्यू हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, और डी हमारा डिस्टेंस हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि कुछ हमारे सब्सटेंस जो कि डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे हमारा वाटर हो गया, NaCl हो गया, तो कोई कितनी जल्दी डिसोसिएट हो पा रहा है, उसकी जो एबिलिटी होती है वही हो जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट डिफाइंड एज सब्सटेंस एबिलिटी और टेंडेंसी टू डिसोसिएट इनटू आयंस, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, इसको रिप्रेजेंट हम लोग Ka से करते हैं, ठीक है। और
बाकी हम लोग यहाँ पे देखिए, मान लीजिए वाटर का हमें डिफाइन करना है, ठीक है, तो वाटर हमारा क्या हो गया, H2O हो गया, तो ये हमारा H प्लस OH माइनस में डिसोसिएट हो रहा है। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर हमें निकालना है तो हम लोग करेंगे क्या, ऊपर हम लोग रख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और नीचे हम लोग रखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। और उसके बाद हम लोग बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। तो देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, बहुत सिंपल है। मान लीजिए हमारे आसपास की जो एयर है, तो एयर में मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल, जैसे नमी आप लोग को पता है, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, आर्द्रता। तो कितना, देखिए मान लीजिए हमारा आसपास जो हमारे एयर है उसके अंदर मान लीजिए 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर के, ठीक है। और मान लीजिए मैक्सिमम ये कितना, मैक्सिमम लगभग ये 20 मॉलिक्यूल्स कंटेन कर सकती है। यानी देखिए प्रेजेंटली करंट टाइम में प्रेजेंट तो हमारे 6 हैं, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 मॉलिक्यूल्स को कंटेन कर सकती है वाटर के। तो उसी चीज़ को हम लोग जब यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो वही हो जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। यानी कि देखिए अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी कि करंटली कितना अमाउंट प्रेजेंट है, यानी कि मान लीजिए 6, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मैक्सिमम अमाउंट दैट एयर कैन होल्ड, यानी कि मैक्सिमम कितना कर सकती है 20, और इसको हम लोग यहाँ पे जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी कि कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है हमारा एयर में, वही हो जाता है ह्यूमिडिटी। उसके बाद हमारा आता है यूटेक्टिक मिक्सचर। तो यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे 2 सॉलिड हैं, एक हमारा ए है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, और बी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 110 डिग्री सेल्सियस। और हुआ क्या, हम लोगों ने जब ए और बी को मिक्स किया तो इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे कम होकर हो गया 60 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 2 ऐसे सॉलिड जब उनको मिक्स करने पर उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उनके इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट से कम हो जाए, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूनिट 3 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है सरफेस टेंशन। तो देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, जैसे आप लोग को पता है जो हमारा लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड, तो इसमें हमारे मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूरी पे होते हैं। तो देखिए होते तो दूरी पे, लेकिन फिर भी इनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होती है जो कि हर मॉलिक्यूल के बीच में लग रही होती है। तो मान लीजिए हमारा लिक्विड है, ठीक है, तो अब इसमें हर जगह मॉलिक्यूल्स होंगे, सरफेस पे होंगे, कुछ हमारे बल्क यानी कि बीच में होंगे। तो मान लीजिए हम लोग सेंटर वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो देखिए इसको क्या होगा कि इसको मान लीजिए इस डायरेक्शन से ये मॉलिक्यूल खींच रहा है, ठीक है, तो इसको उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से भी कोई खींच रहा होगा, मतलब कि खींच क्या रहा होगा, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रही होगी। मान लीजिए इसके ऊपर से इसको एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अपीयर हो रही है तो उसको नीचे से भी फील हो रही है। यानी कि देखिए जो सेंटर वाला है उसको हर डायरेक्शन से क्या होता है, एक इक्वल फोर्स फील होती है, जिसकी वजह से इसका नेट फोर्स 0 हो जाता है। यानी नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो जाता है, क्योंकि देखिए भाई ऊपर से लग रही है तो उसको ऊपर वाले को नीचे वाली बैलेंस कर दे रही है, साइड वाली को लेफ्ट वाली को राइट वाली बैलेंस कर दे रही है, तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो गया। लेकिन अगर यहीं हम लोग सरफेस वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें देखिए इसमें जो लेफ्ट वाला है उसको तो राइट वाली बैलेंस कर रही है, लेकिन जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है, जो डाउनवर्ड इसके ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रही है उसको बैलेंस करने के लिए उसके ऊपर तो कुछ प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है भाई, जब ऊपर कोई फोर्स नहीं प्रेजेंट है तो नीचे उसके ऊपर क्या होगा, एक नेट फोर्स लग रही होगी, है ना। तो ये जो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रही होती है यही हो जाती है हमारी सरफेस टेंशन। तो यही हमारी टेंसाइल फोर्स जो कि सरफेस ऑफ द लिक्विड पे एक्ट कर रही होती है। तो ये देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस ऑफ द लिक्विड पे लग रहा होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है। बाकी मॉलिक्यूल्स ऑन द बल्क हमारे क्या होते हैं, हर डायरेक्शन से सराउंड होते हैं, यानी कि देखिए इनको हर डायरेक्शन से हमारे मॉलिक्यूल की फोर्स लग रही होती है, इसलिए नेट फोर्स 0 हो जाती है। जबकि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हमारी डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई अपवर्ड फोर्स नहीं होती है। सरफेस फ्री एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा देखिए ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इसको आप लोगों को डिटेल में पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। बाकी यहाँ पे आप लोग सिंपली समझ लीजिए कि कोई हमारा लिक्विड है, ठीक है, तो उसके सरफेस एरिया को 1 स्क्वायर मीटर से इंक्रीज करने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, वो हो जाता है सरफेस फ्री एनर्जी। और उसके बाद इंटरफेशियल टेंशन की बात करें तो देखिए इंटरफेशियल टेंशन भी बिल्कुल सरफेस टेंशन जैसा ही है। जैसे मान लीजिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, 2 इमिसिबल लिक्विड हैं। तो देखिए 2 इमिसिबल लिक्विड हैं, इसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए, अच्छा यहाँ पे एक टर्म होता है कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स का। तो देखिए कोहेसिव फोर्स मतलब कि मान लीजिए 2 सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगती है उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, और 2 अपोजिट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है उसको हम लोग यहाँ पे एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स हमेशा यहाँ पे जनरली ज़्यादा स्ट्रांग होती है एडहेसिव के कंपेयर में, क्योंकि भाई देखिए 2 सेम मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो ज़्यादा अच्छी होगी बजाय कि जो 2 डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 इमिसिबल लिक्विड हैं, ठीक है, तो ये जो 2 इमिसिबल लिक्विड हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा देखिए इस जैसे 2 इमिसिबल है तो इमिसिबल लिक्विड के बीच में क्या होता है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है। तो इस लेयर में मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो है इसके मॉलिक्यूल है, ठीक है, ए वाले के, और यहाँ पे ऊपर मान लेते हैं कि बी वाले के हैं। तो अब क्या होगा कि देखिए अब ये जो बिल्कुल हमारा इंटरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे
तो इनको क्या होगा भाई, इन पे भी सेम वही चीज़ होगी कि इनको साइड से तो हमारी बैलेंस करने के लिए फोर्स मिल रही होगी, लेकिन जो इनके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी उसको क्या होगा कि उसको बैलेंस करने के लिए एक अपवर्ड फोर्स। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए सरफेस टेंशन में क्या हो रहा था कि ऊपर कुछ प्रेजेंट ही नहीं था, जबकि इंटरफेस में क्या है, इंटरफेस में एक दूसरा लिक्विड प्रेजेंट है, लेकिन जो दूसरे लिक्विड का जो मॉलिक्यूल होगा ये जो फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, तो ये हमारा फोर्स लगा तो रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल नीचे वाले के इक्वल नहीं होगी, थोड़ी कम होगी। इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से यहाँ पे एक इंटरफेस फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंटरफेशियल टेंशन वही हो जाता है कि ये हमारा फोर्स होती है जो कि इंटरफेस पे काम करती है बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। और बाकी देखिए इंटरफेशियल टेंशन हमेशा हमारा सरफेस टेंशन से लेस होता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ एडिशन प्रेजेंट होती है। यहाँ पे देखिए ये फोर्स लग तो रही होती है लेकिन हमारा फोर्स ऑफ एडिशन होता है। ग्रेटर द एडेसिव फोर्स लेसर विल बी द इंटरफेशियल टेंशन, ठीक है। और देखिए जितना हमारा यहाँ पे एडेसिव फोर्स स्ट्रांग होगा, तो यहाँ पे देखिए भाई ये फोर्स जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो उतना ज़्यादा इसको बैलेंस कर देगी, और जितना ज़्यादा बैलेंस कर देगी तो उतना कम हमारा इंटरफेशियल टेंशन होगा। थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे आई होप कि आप लोगों ने इसका लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि इतना मतलब थोड़ा इतना ईजी नहीं है कि आप लोग को ये सारे टॉपिक्स जो है इतनी जल्दी समझ में आ जाए, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग पहले से पढ़े होगे तो ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होगे आप लोग। और कोहेसिव फोर्स मतलब देखिए वही चीज़ है कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रही है तो कोहेसिव हो गया, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रही है तो एडेसिव हो गया। उसके बाद देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। अब देखिए एडजॉर्प्शन हमारा एक फिनोमेना होता है, जैसे मान लीजिए हमारा एक सॉलिड है, ठीक है, तो इस सॉलिड के सरफेस पे मान लीजिए कोई हमारा लिक्विड है वो आके बैठ जा रहा है, ठीक है, तो वो हो जाता है एडजॉर्प्शन। अब देखिए ये हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव का मतलब कुछ नहीं है, पॉजिटिव का मतलब कि हमारा जो एक्चुअल एडजॉर्प्शन है उसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, यानी कि जब मॉलिक्यूल्स हमारे सरफेस पे डिपॉजिट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और यही मॉलिक्यूल्स क्या हो, सरफेस से अगर अंदर की तरफ चले आए तो इसको हम लोग यहाँ पे नेगेटिव एडजॉर्प्शन बोलते हैं, क्योंकि देखिए एडजॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस पे बैठना। अब अगर ये अपने नेचुरल फिनोमेना के अगेंस्ट में काम करेंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव। और नेगेटिव एडजॉर्प्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव एडजॉर्प्शन को ही हम लोग यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है सर्फेक्टेंट या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे सरफेस ऑफ द लिक्विड पे सबसे पहले बात काम करते हैं, इसीलिए सरफेस एक्टिव यानी कि सरफेस पे जो काम करने वाले एजेंट होते हैं। और ये करते क्या है, ये हमारा बेसिकली सरफेस टेंशन को कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्या होते हैं, लिक्विड्स हमारे जो है मिसिबल हो पाते हैं, है ना। यूज टू रिड्यूस द इंटरफेशियल, यानी कि देखिए सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को कम करने में यूज किए जाते हैं सर्फेक्टेंट। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारे चार टाइप के होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक, ठीक है। तो इसको भी आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा, बाकी जो है यहाँ पे नाम आप लोग पढ़ लीजिए। और सॉल्युबलाइजेशन की बात करें तो सॉल्युबलाइजेशन की हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए सॉल्युबलाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ पुअरली वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट। यानी कि देखिए इसमें सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस है वो वाटर में अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसमें हम लोग सर्फेक्टेंट मिला देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हमारा बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमारा एट्थ आ जाता है डिटर्जेंसी। डिटर्जेंसी में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जो है डिटर्जेंसी का मतलब देखिए, डिटर्जेंसी का मतलब जो हम लोग डिटर्जेंट का यूज करते हैं अपने कपड़ों को साफ करने में, तो उसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिटर्जेंसी। यानी कि जब डर्ट या फॉरेन पार्टिकल्स को अपने सरफेस से रिमूव करने के लिए हम लोग डिटर्जेंट का यूज करते हैं, वही हो जाता है डिटर्जेंसी। और स्प्रेडिंग कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए स्प्रेडिंग कोफिशिएंट हमारा हो जाता है डिफरेंस बिटवीन वर्क ऑफ एडिशन एंड वर्क ऑफ कोहेशन। तो ये सभी आप लोग यहाँ पे इतना याद कर लीजिए, डिटेल में आप लोग को देखना है तो आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एडजॉर्प्शन के बारे में तो एडजॉर्प्शन हम लोगों ने देखा ही कि जो हमारा जब भी कोई गैस या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हमारे सॉलिड की सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लेक्सेशन। तो देखिए कॉम्प्लेक्सेशन में भी क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सेशन का सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए कोई ए और बी है, ठीक है, तो ए और बी के बीच में अगर कोई भी फोर्स लग रही है, ठीक है, यानी कि अगर ये ए और बी के बीच में अगर कोई फोर्स लग रही है हमारा जो है कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से हो सकता है, कोई भी टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रही है, तो वो क्या होगा, वो दोनों मिल जाएंगे और आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेशन। बाकी कॉम्प्लेक्सेशन में बेसिकली होता क्या है कि एक हमारा होता है मेटल आयन, एक हमारा होता है लिगेंड। तो मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जब हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनता है उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेशन, ठीक है। और बाकी इसमें होता क्या है, जो लिगेंड होता है ना, ये हमारा इसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मान लीजिए बी हमारा एक टाइप का लिगेंड है तो इसके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनको ये डोनेट कर सकता है। और ये मेटल आयंस क्या होते हैं, मेटल हमारा इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मेटल क्या होता है, मेटल इसको एक्सेप्ट करते हैं, लिगेंड इसको डोनेट करता है और इसी जो है इसकी वजह से हमारा एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से हमारा कॉम्प्लेक्सेशन हमें देखने को मिलता है।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिगेंड्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए लिगेंड्स हम लोगों ने देखा कि लिगेंड्स हमारे जिसके अंदर हमें यहाँ पे वन या फिर मोर पार्ट ऑफ यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी शेयर्ड, ठीक है। और उसके बाद टाइप्स की बात करें तो हमारा मोनोडेंटेट हो गया, बाइडेंटेट हो गया, मल्टीडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब है कि मान लीजिए लिगेंड के पास सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारा मोनोडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब यहाँ पे एक से दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें होता क्या है कि हमारे बेसिकली दो एटम्स होते हैं जो कि हमारा शेयर कर सकते हैं, और अगर दो से ज़्यादा है तो मल्टीडेंटेट हो गया। और उसके बाद चिलेटिंग एजेंट, तो देखिए मल्टीडेंटेट को ही हम लोग यहाँ पे चिलेटिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर हमारे दो से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हमारा यहाँ पे लास्ट यूनिट आ जाती है, तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है सोरेनसन्स पीएच स्केल। तो पीएच सोरेनसन, देखिए सोरेनसन हमारे एक डेनिश केमिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने ही सबसे पहले पीएच का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। और इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एसिडिटी या बेसिसिटी को मेजर करते हैं। भाई पीएच कम होता है तो हमारा एसिड होता है, पीएच ज़्यादा होता है तो बेसिक होता है। और उसके बाद देखिए क्लासीफाई बफर्स की बात करें तो बफर्स हमारे वो एजेंट होते हैं कि जिनमें हम लोग यहाँ पे कोई भी स्मॉल, जैसे मान लीजिए ये हमारा बफर है, ठीक है, बफर है। तो जनरली क्या होता है कि जनरली मान लीजिए हमारा कोई नॉर्मल सॉल्यूशन है, नॉर्मल है, तो उसमें हम लोग एसिड डालेंगे तो उसका पीएच थोड़ा सा कम हो जाएगा, और अगर हम लोग यहाँ पे बेस डालेंगे तो उसका पीएच थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन जो बफर होते हैं इनमें अगर हम लोग यहाँ पे एसिड या बेस को मिक्स भी करते हैं तो ये इनका पीएच यहाँ पे चेंज नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें स्मॉल अमाउंट में ही ऐड करना है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बफर। बाकी दो टाइप के होते हैं, एसिडिक और बेसिक, वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। फिर हमारा आ जाता है बफर कैपेसिटी। देखिए बफर कैपेसिटी का मतलब है कि जैसे बफर में क्या होता है, भाई बफर में हम लोग एसिड या बेस को डालते हैं तो पीएच नहीं चेंज होता है, तो कितना एसिड या कितना बेस ये झेल सकता है, रजिस्ट कर सकता है कि इसका पीएच ना चेंज हो, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बफर कैपेसिटी, यानी कि द अमाउंट ऑफ बेस या एसिड रिक्वायर्ड टू चेंज। यानी कि देखिए मान लेते हैं कि इसमें हम लोगों ने, ये हमारा एक बफर सॉल्यूशन है, इसमें हम लोगों ने 5 ml एसिड डाला तो इसका पीएच नहीं चेंज हुआ। लेकिन जैसे हम लोगों ने 6 ml एसिड डाला, इसका पीएच थोड़ा सा चेंज हो गया, 1 यूनिट चेंज हो गया, ठीक है। तो 6 ml एसिड क्या होगा, 6 ml एसिड इसकी बफर कैपेसिटी हो जाएगी। बाकी आप लोग फॉर्मूला वगैरह देख लीजिएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सिंपल है। आइसोटोनिक मतलब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है अगर ये हमारी 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl के बराबर हो, ठीक है। अगर इस ये हमारा जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन के बराबर हमारे किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हो तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक। और अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा हो, ठीक है, इस 0.9% से ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन है तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक, और अगर इससे कम है तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक, ठीक है। तो बस यही है। और बाकी हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द टर्म पीएच। तो पीएच क्या होता है भाई, पीएच हमारा सिंपली नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है -log H+, ठीक है। तो ये थे हमारे यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। एंड आई नो थोड़ा सेटिस्फाइंग वीडियो नहीं है बट थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच।